अस्सलाम वालेकुम। हम ब्लॉक 3 ग्रॉस एनाटमी पढ़ रहे हैं। स्नेल से हमने अब एलो वाइज इसको स्टार्ट किया हुआ है। अभी तक हमने 9 एलोस कवर कर लिए हैं। पिछले लेक्चर में मैंने आपको इफेक्ट ऑफ फ्रैक्चर टू नेक ऑफ रिब पढ़ाए थे और इसके एनाटमिकल जस्टिफिकेशन बताई थी। ठीक है, इसके इफेक्ट्स कौन कौन से थे ये मैं आपको इधर समरी से ही बता देती हूँ। इसके इफेक्ट्स सारे आएंगे, इसके सारे इफेक्ट्स आएंगे इसके क्लोज रिलेशन के डैमेज होने की वजह से। इसके क्लोज रिलेशन आपने ज़रूर याद रखने हैं कौन कौन से, वर्टिब्रल कॉलम, कोस्टो वर्टिब्रल और कोस्टो ट्रांसवर्स जॉइंट और न्यूरोवास्कुलर स्ट्रक्चर जो कहाँ से कोस्टल ग्रूव से पास कर रहे हैं, और इसके अलावा जो है वो इसके नीचे पड़ा हुआ है। अब इनके अगर ये वाले सारे स्ट्रक्चर डैमेज हो जाएंगे तो कौन कौन से इफेक्ट आएंगे? रिब आर्टिकुलेशंस, इफेक्टिव रिब आर्टिकुलेशंस वो भी पोस्टीरियर वाली वो कॉम्प्रोमाइज़ होंगी, न्यूरोवास्कुलर स्ट्रक्चर्स कॉम्प्रोमाइज़ होंगे, नर्व पेन बहुत ज़्यादा होगी तो हमें इंटरकोस्टल नर्व ब्लॉक देना पड़ेगा, इतनी ज़्यादा स्वेयर नर्व पेन होगी और इस पेन की वजह से उसकी ब्रीदिंग भी रिस्ट्रिक्टेड हुई होगी। और जो है वो अगर प्लूरा को डैमेज कराई है तो उसकी वजह से न्यूमोथोरैक्स होगा, ये बहुत सीरियस इसकी कॉम्प्लिकेशन है। ठीक है, तो आज का हमारा जो नेक्स्ट एलो है एलो नंबर 10, इसमें वो आपसे पूछ रहे हैं एनाटमिकल कोरिलेट्स ऑफ फ्लाइल चेस्ट। ठीक है, तो जो फ्लाइल चेस्ट क्या होता है? जिसके अंदर मोर देन 1 रिब फ्रैक्चर हो एट मोर देन 1 पॉइंट। ठीक है, वैसे नॉर्मली तो ये होता है कि 3 रिब्स जो है ना, 3 रिब्स का फ्रैक्चर हो एट मोर देन 2 पॉइंट्स। ठीक है, यानी एक रिब जो है उसके टूटने, अगर एक रिब का फ्रैक्चर हुआ ना, जैसे पीछे नेक ऑफ रिब का फ्रैक्चर हुआ था, वो एक रिब टूट रही थी ना, उसको हम फ्लाइल चेस्ट नहीं कहेंगे। फ्लाइल चेस्ट हम कब कहेंगे बच्चों? जब कम से कम 3 रिब्स का फ्रैक्चर हो और कहाँ पर 3 रिब्स भी एक एक जगह से नहीं टूटी, वो उनको एटलीस्ट 2 पॉइंट से टूटना पड़ा। हर रिब जो है ना उसके 2 पॉइंट्स पर फ्रैक्चर हो, यानी जैसे ये एक रिब है, ये दूसरी है, ये तीसरी है, इन तीनों रिब्स का फ्रैक्चर हो और सिर्फ इस एक पॉइंट पर नहीं बल्कि 2-2 पॉइंट्स पर। ठीक है, इस तरह का जब फ्रैक्चर होगा ना तो उसको हम कहेंगे फ्लाइल चेस्ट। इसको फ्लाइल चेस्ट हो गया। तो ये कब होता है बच्चों? स्वेयर क्रश इंजरी हुई है ना, उसकी वजह से काफ़ी सारी रिब्स जो है वो फ्रैक्चर हो गई हैं एट मल्टीपल पॉइंट्स। ठीक है, ना तो एक रिब फ्रैक्चर होनी चाहिए, ना तो एक पॉइंट पे फ्रैक्चर होनी चाहिए, मल्टीपल रिब्स का फ्रैक्चर होना चाहिए। कम से कम उसमें 3 रिब्स आती हैं। ठीक है, मल्टीपल रिब्स का फ्रैक्चर होना चाहिए और सिर्फ एक पॉइंट पर नहीं, मोर देन 1 पॉइंट पर। ठीक है, अगर ये सब कुछ हो रहा है तो इसको हम फ्लाइल चेस्ट कहेंगे और ये होता कब है? स्वेयर क्रश इंजरी में। अब वो हमें बता रहा है कि अगर फ्रैक्चर जो है ना नियर द रिब एंगल, यानी रिब का जो एंगल है ना यहाँ पर फ्रैक्चर हुआ है और एंटीरियरली नियर द कोस्टोकॉन्ड्रल जॉइंट। कोस्टोकॉन्ड्रल जॉइंट कौन सा है? रिब का, जहाँ से कोस्टल कार्टिलेज यहाँ से फर्स्ट करें आप स्टार्ट हो रहा है, ये कार्टिलेज और ये पीछे से रिब आ रहा है, तो ये जो जॉइंट है ना इसको कोस्टोकॉन्ड्रल जॉइंट कह रहा है। तो वो कह रहे हैं एंटीरियरली अगर कोस्टोकॉन्ड्रल जॉइंट के पास फ्रैक्चर हुआ है यूँ 3 रिब्स का, और इधर साइड पर क्या हो रहा है? एंगल ऑफ रिब से फ्रैक्चर हो रहा है ना, ये पूरा एक फ्रैगमेंट बन रहा है इस तरह, तो इसको हम इस फ्रैगमेंट को कहते हैं फ्लाइल चेस्ट। ठीक है, पोर्शन इन फ्रैक्चर्स की वजह से क्या होगा? पोर्शन ऑफ चेस्ट वॉल बिकम्स डिसकनेक्टेड फ्रॉम रेस्ट ऑफ थोरेसिक वॉल। ठीक है, ये वाला जो पूरा पोर्शन है ना ये टूटी रिब्स का है, ये जो है ना ये डिसकनेक्ट हो गया अपनी पूरी थोरेसिक वॉल से, इसको हम कहते हैं फ्लाइल चेस्ट। ठीक है, तो फ्लाइल चेस्ट की आपको समझ आ गई। मोर देन 1 रिब का फ्रैक्चर एट मोर देन 1 पॉइंट, आइडियली हम कहते हैं 3 रिब्स हों और हर रिब जो है ना वो मोर देन 2 पॉइंट्स पे फ्रैक्चर हुई हो। अगर ये फ्रैक्चर एंगल ऑफ रिब के पास और आगे चाहे वो कोस्टोकॉन्ड्रल जॉइंट के पास हो रहा है ना, तो ये पूरा फ्रैगमेंट जो है ना रिब का ये अपनी बाकी के थोरेसिक वॉल से सेपरेट हो जाएगा और इस सेपरेटेड फ्रैगमेंट को हम क्या कहते हैं? फ्लाइल चेस्ट, या इस पूरे कंडीशन को कहते हैं फ्लाइल चेस्ट। ठीक है, अब इसके मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर क्या है बच्चों? पैराडॉक्सिकल मूवमेंट, यानी ऑपोजिट मूवमेंट। पैराडॉक्सिकल हम किसको कहते हैं? ऑपोजिट मूवमेंट को। अब नॉर्मली आपको पता है इंस्पायरेशन के दौरान हमारा चेस्ट जो है एक्सपेंड करता है और आउटवर्ड बाहर की तरफ मूव करता है, और एक्सपायरेशन के दौरान हमारा चेस्ट डिप्रेस होता है यानी इनसाइड मूव करता है। लेकिन अगर पेशेंट को ये फ्लाइल चेस्ट हुआ ना तो उसका हमें पता कैसे चलेगा कि इसको फ्लाइल चेस्ट हुआ? हम उसको कहेंगे आप उसकी ना शर्ट वगैरह उतरवाएंगे और हम उसको इंस्पेक्ट करेंगे, उसको हम कहेंगे आप सांस लो। तो जब वो सांस लेगा ना इंस्पायरेशन के दौरान आइडियली तो उसका चेस्ट बाहर की तरफ मूव करना चाहिए था, लेकिन इसमें होगा कि पूरा चेस्ट, बाकी की पूरी चेस्ट वॉल बाहर की तरफ मूव कर रही है, लेकिन जो फ्लाइल सेगमेंट है ना, इतना सा सेगमेंट जो है ना ये इनवर्ड मूव कर रहा है, इसको हम कहते हैं पैराडॉक्सिकल मूवमेंट, यानी बाकी सबसे ऑपोजिट। Here, this is a pretty gnarly example of what we call flail chest, typically caused by blunt thoracic trauma. Flail chest is defined as fractures of 3 or more ribs in 2 or more places, which create a floating segment that loses its mechanical continuity with the remainder of the chest wall. The fractured portion of the rib cage, or the flail segment, separates from the rest of the chest wall and moves in a paradoxical motion on respiration. नॉर्मल से या बाकी सबसे ऑपोजिट। और फिर जब एक्सपायरेशन करेगा तो नॉर्मली उसकी जो पूरी चेस्ट है ना उसको इनसाइड मूव करना चाहिए था, लेकिन जो फ्लाइल सेगमेंट है ना वो आउटवर्ड मूव कर रहा है। सारी चेस्ट वॉल अंदर की तरफ मूव करे और फ्लाइल सेगमेंट बाहर की तरफ मूव करेगा। देखें ये आपको उन्होंने दिखाया हुआ फ्लाइल चेस्ट की डायग्राम, ये देखें ये मोर देन 1 रिब, ये इधर उन्होंने दिखाई है आपको 4 रिब्स का फ्रैक्चर दिखाया हुआ है एट मोर देन 2 पॉइंट्स, और ये जो पूरा सेगमेंट आपको टूटा हुआ नजर आ रहा है ना
इस कंडीशन को हम कह रहे हैं फ्लाइल चेस्ट, ठीक है। अब जब ये पेशेंट सांस लेगा ना, सांस लेगा लेकिन ये एरिया सपोर्टेड नहीं है, ठीक है। पूरा चेस्ट बाहर की तरफ मूव करेगा, अंदर नेगेटिव इंट्राथोरेसिक प्रेशर होगा और ये इसकी वजह से ना ये अंदर की तरफ मूव करेगा, ये वाला सेगमेंट, ठीक है। फिर जब वो एक्सपायरेशन करेगा ना, सारी चेस्ट वॉल उसकी जो बाकी की चेस्ट वॉल है वो अंदर की तरफ मूव करेगी और अंदर प्रेशर इंक्रीज होने की वजह से ये वाला जो सेगमेंट है ना ये बाहर की तरफ मूव करेगा। हम उसको इंस्पेक्ट करेंगे, ये हमें विजिबली नजर आ रहा होगा। तो The flail segment moves with the interthoracic pressure and is no longer held in place with the entire rib cage, moving inward during inspiration and outward during expiration. इसको कहेंगे इस पेशेंट को क्या हुआ है, ये पैराडॉक्सिकल मूवमेंट हो रही है इसके चेस्ट की और इसको क्या हुआ, फ्लाइल चेस्ट हुआ है, ठीक है। अभी इतना डेंजरस क्यों है? तो बच्चों देखो, अगर एक पेशेंट है वो सांस ले रहा है नॉर्मली, है ना, उसके पूरे लंग्स को एक्सपेंड करना चाहिए, लेकिन ये वाला जो वो इनहेल कर रहा है उसकी पूरी चेस्ट वॉल बाहर की तरफ मूव कर रही है, लेकिन ये सेगमेंट अंदर की तरफ मूव कर रहा है, तो लंग्स में अच्छे तरीके से हवा पूरी नहीं ना भर पाएगी। तो क्या होगा कि इंस्पायरेशन भी इफेक्टिव नहीं होगी और एक्सपायरेशन के दौरान पूरे लंग्स खाली भी नहीं होंगे हवा से, क्योंकि ये जो है ना ये बाहर की तरफ मूव कर जाएगा, कुछ एयर इधर स्टोर रहेगी, बाकी सारी चेस्ट वॉल अंदर की तरफ मूव करेगी, लंग्स को कंप्रेस करेगी, लंग्स अपनी एयर बाहर निकालेंगे, लेकिन इस एरिया में इतनी सी एयर ट्रैप रह जाएगी। तो ये इतना डेंजरस क्यों है? क्योंकि ये मूवमेंट जो है ना इनइफेक्टिव रेस्पिरेटरी मूवमेंट है, ठीक है। इसको हम कहते हैं कि इनइफेक्टिव रेस्पिरेशन हो रही है, चेस्ट वॉल जो है ना वो अपनी नॉर्मल स्टेबिलिटी को भी लूज़ कर लेती है और इफेक्टिव वेंटिलेशन भी डिफिकल्ट हो जाती है, ठीक है। बॉडी में प्रॉपर वेंटिलेशन नहीं हो रही थी, इनइफेक्टिव रेस्पिरेटरी मूवमेंट स्टार्ट हो जाती है। अच्छा, अब इसमें आपकी बुक में उन्होंने साथ में फ्लाइल स्टर्नम का भी जिक्र किया। तो बच्चों अगर फ्रैक्चर जो है ना वो स्टर्नम की दोनों साइड्स पर हो जाएगा ना, ये देखें इधर में स्टर्नम है, अगर यहाँ पर फ्रैक्चर हो गए हैं इधर और इधर भी फ्रैक्चर हो गए हैं सारे, तो क्या होगा, पूरी चेस्ट वॉल अलग हो जाएगी और ये स्टर्नम अलग हो जाएगा, ठीक है। ये स्टर्नम फिर फ्लाइल हो जाएगा, इसको हम कहते हैं फ्लाइल स्टर्नम, ठीक है। अगर फ्रैक्चर बोथ साइड ऑफ स्टर्नम पे हो रहा है तो स्टर्नम इटसेल्फ में बिकम फ्लाई। That's it.